हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कवर कराया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं उसके लिए भी ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे SBI PO, RBI ग्रेड B, ठीक है, RBI में जो ग्रेड B पोस्ट के लिए होती है, और SBI PO या अन्य किसी बैंक में जहाँ पर भी आप इंटरव्यू दे बैंकिंग का, तो जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो सब इसमें कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर पूछते हैं, और पॉवर्टी पर पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर पूछते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और भी जो इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं, शेयर मार्केट पर क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, WPI, CPI, RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। दोनों ही जो कोर्सेज़ हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं, और डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो PDF भी आपको मिल जाएंगे। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखिएगा, डेमो PDF देखिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। वेयर इज जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शंस हैं आसाम, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, टाइगर रिजर्व भी याद हो जाते हैं, नेशनल पार्क भी याद हो जाते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं होती, क्योंकि हर राज्य में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इतनी याद नहीं रहती। तो इसलिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें हम कवर करेंगे। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, गुंटर ब्लोसेल। हाइड्रोलॉजिस्ट हैं गुंटर ब्लोसेल, वाटर इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रिया से हैं, और इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 दिया गया है। नाम से पता चल रहा है, जिन्होंने वाटर के फील्ड में अच्छी रिसर्च की हो, या फिर वाटर संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फ्लड हो गया या फिर और भी समस्याएं होती हैं, वाटर स्कैरसिटी हो गया, तो उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जिसने रिसर्च की हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जो मिस्टर गुंटर हैं, ये वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, और इन्होंने फ्लड रिस्क जो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, उस पर काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ की बात करें, इसे स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के साथ मिलकर। और ये जो अवार्ड है ना, वर्ल्ड वाटर वीक जब सेलिब्रेट किया जाएगा स्टॉकहोम में अगस्त में, तब दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें 1,50,000 US डॉलर का अवार्ड दिया जाता है, यानी कि जो मॉनेटरी प्राइस है वो 1,50,000 US डॉलर की है। Which country emerged as the largest source of remittances to India in fiscal 24? वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बनकर उभरा है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनाइटेड स्टेट्स।
रेमिटेंस का मतलब आप समझते होंगे। देखिए जो बाहर कंट्रीज़ में भारतीय कार्य करते हैं तो जो वापस पैसा भेजते हैं भारत में उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये पूछा जा रहा है कि किस देश से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ है। देखिए जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके यहाँ से काफ़ी रेमिटेंस भारत में देखने को मिला है। अगर हम 2023-24 की बात करें तो टोटल रेमिटेंस में आधे से ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो इन एडवांस्ड इकोनॉमीज से देखने के लिए मिला है। इसका मतलब जो स्किल्ड इंडियंस हैं वो जो है इन देशों से पैसा भारत को भेज रहे हैं। जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इन्होंने टोटल रेमिटेंसेस जो भारत ने रिसीव किया है उसका 38% यहाँ से आता है। इंडिया का जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो लगभग डबल हो गया है 2010-11 से। अगर हम कंपेयर करें 2023-24 को, 2010-11 में 55.6 बिलियन यूएस डॉलर था, वहीं 2023-24 में 118.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा है इनवर्ड रेमिटेंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आउटवर्ड रेमिटेंस तो उसका मतलब जो भारत से बाहर पैसा जा रहा है, भारत से लोग जो बाहर पैसा भेज रहे हैं उसको बोलते हैं आउटवर्ड। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब जो भारत में आ रहा है। यूएस लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रेमिटेंस के मामले में और फिस्कल 21 में इसका शेयर केवल 23.4% था, ये बढ़कर अब फिस्कल 24 में 27.7% हो गया है। सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है यूएई, तो 19.2% इसका कंट्रीब्यूशन है। 32% ऑफ दी 1.34 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड में है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? कनाडा में। जो इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पढ़ाई कहाँ करते हैं? कनाडा में। उसके बाद फिर यूएस में है, फिर यूके में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब ये एडिशनल फैक्ट्स हैं। अच्छा, सभी इंडियन स्टेट्स में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, 20.5% शेयर इसका है फिर 24 में। उसके बाद फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक। यूएई लार्जेस्ट हब है इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए यूएई सबसे बड़ा क्या है? हब है। सबसे ज़्यादा लोग यूएई में जाकर कार्य करते हैं, खास करके ब्लू कॉलर जॉब्स वाले जैसे कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। What is the limit for wage and means advances for the first half of the financial 2025-26 for Government of India? भारत सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1,50,000 करोड़ रुपीज़। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो फाइनेंशियल 2025-26 है अप्रैल से सितंबर 2025, मतलब जो फर्स्ट हाफ है फाइनेंशियल 2025-26 का अप्रैल से सितंबर तक, इसमें जो वेज एंड मीन एडवांसेस की जो लिमिट रहेगी वो 1,50,000 करोड़ रुपए रहेगी। और अगर गवर्नमेंट इस लिमिट का 75% यूटिलाइज कर देता है तब आरबीआई और लिमिट भी दे सकता है। अच्छा, जो इस पे इंटरेस्ट रेट लगता है, देखिए ये क्या है? वेज एंड मीन एडवांसेस, पहले हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए वीज एंड मीन एडवांसेस क्या है? टेम्प्रेरी लोन्स हैं जो आरबीआई द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उनको ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई इनको पैसा प्रोवाइड कराता है। आरबीआई कहती है कि 90 दिन में आपको वापस भी देना है, ठीक है। और हम इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे? जो रेपो रेट चल रहा होगा, ठीक है। मान लो 4%, 5%, जो भी रेपो रेट चल रहा होगा वो हम इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप 90 दिन में भी नहीं देते हैं तो रेपो रेट से 2% ऊपर का हम जो है आपको चार्ज करेंगे पर डे के हिसाब से, इस तरह से। और ये जो स्कीम है ये 1997 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और आरबीआई का जो आरबीआई एक्ट 1934 की जो सेक्शन 17(5) है उसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है इस स्कीम को। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on HDFC Bank for non-compliance with KYC norms? KYC मानदंडों का पालन न करने पर आरबीआई ने HDFC बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 75 लाख रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है HDFC बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि आरबीआई की जो नो योर कस्टमर डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया गया। आरबीआई ने 68.20 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी, क्योंकि आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स अक्रॉस बैंक्स, इनका भी जो है अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 10 लाख रुपए की केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट लिमिटेड पर ही, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। As per Traction, India ranks second globally after which country in all-time funding raised by women-founded startups?
ट्रैक्सन के अनुसार महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई सर्वकालिक फंडिंग में भारत किस देश के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, जो इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम ऐसी कंपनीज द्वारा पैसा उठाया गया जिनकी फाउंडर महिलाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं जिनकी फाउंडर महिलाएं हैं और उनको हम रैंकिंग दे रहे हैं उन्होंने कितनी फंडिंग उठाई है। तो इस मामले में यूएस पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो टोटल जो पैसा उठाया गया है वो 26 बिलियन यूएस डॉलर है, ऐसा ट्रैक्सन ने कहा है। तो भारत में लगभग 7,000 एक्टिव विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं, और जो हमारे देश में टोटल स्टार्टअप है उसका 7.5% है ये। 2024 में भारत तीसरे नंबर पर है अगर हम बात करें ऐसे स्टार्टअप्स की जिनका सह नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। पहले नंबर पर यूएस है, फिर यूके है। ऊपर वाले में तो क्या था कि महिला ही हैं केवल फाउंडर, दूसरे में क्या है वो सह फाउंडर है या फिर सह मालिक है, मतलब कोई और मेल भी मालिक हो सकता है उसके साथ मालिक हैं। और इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा 3.96% फंडिंग रेस की गई है ग्लोबली। 2024 में 5 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जैसे मोबिक्विक, ऊषा फाइनेंशियल, तुमवल इंटीरियर्स एंड मोर एंड लो सीखो। ग्लोबल टेक सेक्टर में लगभग 69,000 विमेन फंडेड टेक कंपनीज हैं जिन्होंने कलेक्टिवली 309 बिलियन यूएस डॉलर रेज किया है। 2024 में जो महिला लेड स्टार्टअप्स हैं उनका केवल 11.7% कंट्रीब्यूशन है टोटल फंडिंग में। अगर इन टर्म्स ऑफ सिटीज़ की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन ये टॉप पोजीशन पर हैं अगर हम महिलाओं के नेतृत्व वाले कंपनीज ने जो फंड उठाया उसकी बात करें। बेंगलुरु, भारत में हम बात करें ऐसे सिटीज़ की जहाँ पर महिलाओं ने सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाई है महिलाओं के लीड वाले स्टार्टअप्स ने, तो उसमें बेंगलुरु टॉप पर है, फिर मुंबई है, फिर दिल्ली एनसीआर है। विच इंडियन पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म टॉप द फाइनेंशियल टाइम्स एंड स्टैटिस्टास रैंकिंग ऑफ 500 हाई ग्रोथ एशिया पैसिफिक कंपनीज? कौन सा भारतीय पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल टाइम्स और स्टैटिस्टा की 500 उच्च विकास वाली एशिया प्रशांत कंपनियों की रैंकिंग में शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन है लैंडबॉक्स। देखिए, लैंडबॉक्स एक पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? पीयर टू पीयर यानी कि आप किसी कंपनी से या फिर किसी बैंकिंग के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, किसी को पैसा चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म पर जाए और ये प्लेटफॉर्म आपको क्या करेगा, किसी लेंडर से कनेक्ट करा देगा, किसी इंडिविजुअल से जो पैसा देना चाह रहा है इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, मान लीजिए मुझे 100 रुपये चाहिए, मैं गया लैंडबॉक्स पर, मैंने अपना KYC डॉक्यूमेंट डाल दिया वहाँ पर, क्रेडिट स्कोर अपना बता दिया और भी जो जानकारी इन्होंने मांगी, मैंने कहा मुझे 100 रुपये चाहिए, इन्होंने मुझे लेंडर से कनेक्ट करा दिया, लेंडर ने अपनी शर्तें बता दी और इंटरेस्ट रेट बता दिया, मैंने चूज़ कर लिया अपना इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके बाद इस लैंडबॉक्स ने सब कुछ वेरीफाई किया और जो लेंडर है, जो इंडिविजुअल था कोई, उसने मुझे पैसा दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर। अब ये जो लैंडबॉक्स है ये मेरी ओर से भी जो है कुछ चार्ज लेगा और उस लेंडर की ओर से भी अपना कमीशन काटेगा, तो ये इनका प्रॉफिट होता है यहाँ से। तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो लैंडबॉक्स के साथ ही और भी जो फर्म्स हैं, देखिए लैंडबॉक्स जो इंडियन पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसने फाइनेंशियल टाइम्स एंड स्टैटिस्टा की जो रैंकिंग है, यानी कि एशिया पैसिफिक में 500 हाई ग्रोथ वाली कंपनीज, उनकी रैंकिंग में टॉप किया है। इसके अलावा ब्लू स्मार्ट 6th पोजीशन पर है, मीजो 72 पर है, टाइटन कंपनी 301 पर है, आदित्य बिरला कैपिटल 374 पर है, हेवेल्स 396वें नंबर पर है। टोटल 81 कंपनी है भारत से जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। दूसरे और तीसरे नंबर पर बोरोंग एंड इटली है। सिंगापुर ने टॉप किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो किस देश से हैं, तो सिंगापुर से हैं 108 कंपनी, उसके बाद फिर जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, केवल सियोल से ही अगर हम बात करें, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है, ठीक है, यहाँ से 75 कंपनीज हैं जो इसमें जगह बना पाई हैं और टोक्यो से 71। IT और सॉफ्टवेयर कंपनी सबसे ज़्यादा हैं इस लिस्ट में। अच्छा, अगर इस लिस्ट में किसी को इंक्लूड होना है तो उसका भी क्राइटेरिया है। उन्होंने लगभग $1 लाख जनरेट किया और रेवेन्यू में 2020 में, और एटलीस्ट $1 मिलियन किया हो 2023 में। The Andhra Pradesh government has signed an MOU with which foundation for public welfare initiatives? आंध्र प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण पहल के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने गेट्स फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है पब्लिक वेलफेयर के साथ।
ठीक है, कुछ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस अप्लाई किए जाएंगे हेल्थ केयर, मेड टेक, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में। The partnership will leverage AI for predictive health analytics and automated diagnostic, while in agriculture, it introduces AI-driven advisory platforms and satellite-based systems for precision farming and resource management। यानी कि AI सिस्टम को यूज़ करके हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर इनका जो है इनको सुदृढ़ किया जाएगा। NIMHANS recently signed an MOU with organization to enhance collaboration in mental health and neurosciences। NIMHANS ने मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान में सहयोग बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु ने MOU साइन किया है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ मिलकर, ताकि मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग में कोलैबोरेशन किया जा सके, कार्य किया जा सके। द MOU विल फोस्टर जॉइंट एकेडमिक इनिशिएटिव्स, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एड्रेसिंग की हेल्थ केयर चैलेंजेस एंड प्रमोटिंग एडवांसमेंट इन पेशेंट केयर एंड साइंटिफिक इनोवेशन। ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, केवल इतना याद रखिए। The first hydrogen-fueled VTOL aircraft ecosystem is being developed by BPCL in collaboration with which Indian Airport। BPCL द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे के सहयोग से पहला हाइड्रोजन ईंधन चलित VTOL विमान इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने एक क्वाड्रीपैट्राइट MOU साइन किया है, यानी कि 4 एजेंसीज ने एक MOU साइन किया है, जिसमें ब्लूज एरोस्पेस है, एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी केरल है, और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सब ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। तो जो BPCL है, ये हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेगा इस VTOL एयरक्राफ्ट के लिए, जिसे डेवलप किया जा रहा है ब्लूज एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, कोची तिरुवनंतपुरम में। Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited recently signed an MOU with which state to supply modular steel bridges। Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited ने हाल ही में मॉड्यूलर स्टील पुलों की आपूर्ति के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है नागालैंड के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ, जिसके तहत डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस के 8 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो GRSC का ये पहला MOU है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। GRSC की बात करें तो कोलकाता में लोकेटेड है ये, और मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, और फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड भी है जिसने 100 वारशिप बनाए हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज दिल्लीज फाइनेंस मिनिस्टर? रेखा गुप्ता। वेयर इज द केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? उत्तराखंड। विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर इंग्लिश एज इट्स नेशनल लैंग्वेज? US। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट ऐप टू इनहेंस इट्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? UP। आर्कियोलॉजिस्ट इन विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड अ 4000-year-old न्यूलिथिक वुडन सर्कल रिसेंबलिंग स्टोनहेंज? इन इंग्लैंड। आंसर इज डेनमार्क। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कॉमेंट बॉक्स में। Who is the head of SIDBI? Where are the Bhimbetka caves located? In which African nation is the city of Dar es Salaam located? Cricket will make its return to the Olympics for the 2028 edition in Los Angeles after having made its only appearance in this year. According to the United Nations Environment Programme's Food Waste Index Report 2024, which nation is the highest food wasting nation? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और कोई भी आपका डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पर या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, अभी कैफ नाम से मेरी ID है टेलीग्राम पर, या फिर आप विकास सर को भी मैसेज कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।